चलें जी, एक केस स्टडी है अब हमारे पास। वो केस स्टडी बेसिकली MSA 2 की है। अगर मैं देखूं तो इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस भी मौजूद है और बैलेंस स्कोर कार्ड भी मौजूद है। एक लंबी चौड़ी केस स्टडी है। आई कैप में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, ऑब्वियसली MSA 2 के लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा चीजें एक सवाल में कवर करने की गर्ज से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपको समझ में आएगा कि एनालाइज चीजें की किस तरीके से जाती हैं। फिर जब इंशाल्लाह MSA 2 में आओगे तो बता देंगे कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है। सही है, चलें जी, तो अब हम यहां से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Rana Farm Limited is a pharmaceutical company based in Lahore. The mission of the company is as follows. We exist to provide essential medicines in Pakistan at affordable prices while providing a good return on investment to our shareholders. कितनी बातें की इसने, कितनी चीजें इसने अपने जो मिशन है इसके अंदर बताई हैं। पहली, एसेंशियल मेडिसिन्स। एसेंशियल मेडिसिन्स हमें लोगों तक पहुंचानी है। प्रोवाइड एसेंशियल मेडिसिन ऑल ओवर पाकिस्तान। पहला, नंबर 1 प्रोवाइड करना है। नंबर 2 नेशनली प्रोवाइड करना है। नंबर 3 अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए प्रोवाइड करना है। नंबर 4 while providing a good return on investment to our shareholders, यानी हमें अपनी इकोनॉमिक्स को भी अचीव करना है। यहां पे उन्होंने अपने कस्टमर को आगे रखा है, कस्टमर की नीड को आगे रखा है और फिर अपने शेयर होल्डर्स को रखा है। ये इनका एम है, ये इनका बेसिकली माइंडसेट है विजन को लेकर। सही, 3-4 चीजें यहां पर हमारे पास हो गई। एक, हमें एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, एसेंशियल नीड्स को पूरा करना है, नेशनली पूरा करना है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे करना है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी कमाना है। ठीक है, 3-4 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने यहाँ पे बता दिए। द बोर्ड हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स टू सपोर्ट दिस मिशन। अब ये मिशन पूरा कैसे होगा सर? ख्वाब देखेंगे पूरा हो जाएगा, सुबह उठेंगे पूरा हो जाएगा? नहीं, इसके लिए कोई ना कोई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एंड ग्रो अ डिवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम करें, ये इनका एक कॉर्पोरेट मिशन है, ऑब्जेक्टिव है। टू कंटिन्यूसली अचीव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। जितनी हमारी प्रोडक्शन बेहतर होगी उतना हमारी कॉस्ट कम आएगी, जितनी कॉस्ट कम आएगी उतना हमारा सेलिंग प्राइस कम होगी और उतनी हम अफोर्डेबल मेडिसिन यहाँ पे बना पाएंगे। और जब कॉस्ट कम होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी तो हम इन दोनों के डिफरेंस से अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। ये एक तुम्हारे पास एग्जांपल हो गई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव की। डिवर्स पोर्टफोलियो क्यों बोला सर? डिवर्स पोर्टफोलियो से ये दो चीजें अचीव करना चाह रहे हैं। एक, तमाम असेंशियल मेडिसिन आ जाए, एक तमाम असेंशियल मेडिसिन आ जाए, दूसरा ऑल ओवर पाकिस्तान आ जाए। चारों ऑब्जेक्टिव जो हम वहां पर देख रहे थे वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये कंपनी ने अपना गोल सेट कर लिया या अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया। दिस इज नॉट विजन, ये विजन नहीं है, दिस इज अ गोल, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। ये लिखा हुआ यहाँ पे, कंपनी ने अपना एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बना लिया, कंपनी अचीव क्या करना चाह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The company was founded in 1993 by Mustafa Sharif, a qualified pharmacist. It expanded quickly and in 2010 obtained listing on the Pakistan Stock Exchange. Mustafa is now the CEO of the company. The Sharif family still owns 51% shares in the company. कंपनी कब बनी जी? 1993 में। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी बर्थ के टाइम पे। आगे आगे जाके काफी एक्सपैंड हुई क्विकली और फिर उसके बाद 2010 में इनकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई। जिस बंदा जो उसका फाउंडर था मुस्तफा अब इसका सीईओ बन चुका है और शरीफ फैमिली के पास अभी भी 51% शेयर्स यहाँ पे। वैसे हमें शरीफ के नाम से डर लगता है बहुत, लेकिन सवाल की हद तक मान लें कि ये वाकई शरीफ फैमिली है। इनके पास 51% और अच्छा काम कर रहे हैं भाई। एसेंशियल मेडिसिन पहुंचानी है, पूरे पाकिस्तान को देना है, धंधा भी करना है, प्रॉफिट भी कमाना है। चलें, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स generic drugs and drugs under license at 2 factories in Pakistan and sells them to hospitals, doctors, surgeries and pharmaceutical retailers. कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है। सर मार्केट का वर्ड अलग क्यों लिखा हुआ है? देखो, फार्मास्यूटिकल में अक्सर ना टोल मैन्युफैक्चरिंग होती है, बना कोई और रहा होता है, बेच कोई और रहा होता है। पेनाडोल देख रहे हो, बनाता फार्माटेक है, बेचता जीएसके कंज्यूमर है। तो पेनाडोल में ये अरेंजमेंट है बेसिकली। तो मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं, मार्केट भी खुद कर रहे हैं, जेनेरिक ड्रग्स को और ड्रग्स अंडर लाइसेंस को। 2 फैक्ट्रियां हैं इनकी, ठीक है, पाकिस्तान में।
और फिर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, सर्जरी, फार्मास्यूटिकल, इन सबको बेचते हैं. Some research and development costs are also incurred in developing generic drugs and obtaining approval from the Drug Regulatory Authority of Pakistan. दवाइयां बनाते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं. These costs are capitalized and amortized over the expected useful life of the products, which is usually between 5 से 15 साल. At the start of the year 2020, the company recruited a new finance director, Shahid Nawab. Shahid had previously worked as a manager for a large international accounting firm. He believes that the performance management and measurement systems at Rana Farm need improvement. इसने बोला भाई आप परफॉर्मेंस सही तरीके से मेजर नहीं कर रहे हैं. आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट इतनी अच्छी नहीं है. He has already prepared a draft balance scorecard. He also suggests that the existing remuneration scheme for executive directors and structure for the board need to be improved. ये MSA 2 के लिए है. इस पर आप लोगों ने फोकस नहीं करना. बेसिकली CCG और उसके हवाले से ये है, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे. Your employer, Blue Horseshoe Consulting, has been engaged by the directors of Rana Farm to review the suggestion made by Shahid and propose any changes to these. Shahid has provided you with a file containing following appendices. एक अपेंडिक्स है मैनेजमेंट अकाउंट्स, दूसरा है KPIs कंपनी के, एक मिलती जुलती कंपनी के, ये कंपैरिजन दिया हुआ है. देखो यहाँ पे लिखा है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एट एसिल फार्मा, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन दुबई. फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन दुबई. प्रपोज्ड बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर राना फार्म प्रिपेयर्ड बाय शाहिद. शाहिद ने एक बैलेंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर किया. रिक्वायरमेंट्स में कहते हैं इवैल्यूएट द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ राना फार्म based on the information provided in appendices 1 and 2 and evaluate the proposed balance scorecard prepared by शाहिद. हमें सिर्फ दो चीजें करनी है. मैंने बाकी रिक्वायरमेंट्स हटा दी हैं. SPM के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वही रखी है यहाँ पे. बाकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स और थी. सवाल तो ये 50 नंबर का था, 25-50 नंबर का. मैं सिर्फ दो चीजें यहाँ पे रखी हैं. सही. एक, हमें इसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएट का वही मतलब है जिस तरीके से मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सेगमेंट में एक्सप्लेन किया था. और फिर हमें बैलेंस स्कोर कार्ड को इवैल्यूएट करना है. तो ये दो अपेंडिसेस हैं. देखो, एक अपेंडिक्स में मेरे पास मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं. मैनेजमेंट अकाउंट्स में आपका पूरा बैलेंस शीट आ गई है, और आपकी ये PNL आ गया, और आपकी PNL के बाद आपकी बैलेंस शीट आ गई है. फिर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में उन्होंने नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बताया है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट बताई है. एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब क्या है? 50% से. एम्प्लॉय engagement is the percentage of employees that feel valued and supported by the company according to an employee survey carried out by an independent company. एक इंडिपेंडेंट कंपनी ने सर्वे किया है, उसमें ये परसेंटेज नजर आई है. इसके बाद हमारे पास एक मिलते जुलते कंपेटिटर के रेशियोज हैं. तो इससे एक पता चल जाता है ना कि यार कौन से रेशियोज कैलकुलेट करना है. एक आपको स्टार्टिंग लाइन मिल जाएगी, फिर बाकी रेशियोज आप मजीद कैलकुलेट कर सकते हैं. एक गाइडेंस मिल गई कि यार ये कंपेयर करना है, तो एटलीस्ट इतने तो रेशियोज निकालो. बाद में और चीजें निकलती हैं तो और पॉइंट्स भी निकालेंगे. सही है. उजैर, इस पर हम एंड में आ जाते हैं. पहले ये सवाल कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको एंड में आपके सवाल को टेकअप कर लेंगे. इससे रिलेटेड नहीं है. सही. तो ये वाले रेशियोज कंप्यूट करो, इससे उसको मैच करोगे. और यहाँ पे इसने बैलेंस स्कोर कार्ड का कुछ एंगल बताया है. हमने बताना है कि इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या चीजें मजीद ऐड हो सकती हैं जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही. ठीक है. नेट प्रोमोटर स्कोर इज द स्कोर गिवन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 टू द क्वेश्चन वुड यू रिकमेंड राना फार्म टू अदर बायर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. कस्टमर वुड बी सर्वेड ट्वाइस पर ईयर. ठीक है. ये यहाँ पे इन्होंने स्टार बनाया इधर कस्टमर पर्सपेक्टिव में कि हम एक नेट प्रोमोटर स्कोर निकालेंगे. वो स्कोर कैसे निकलेगा वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई हम कस्टमर से पूछेंगे कि क्या आप आगे दूसरों को रिकमेंड करेंगे हमारी कंपनी. अगर रिकमेंड करेंगे तो फिर हम यहाँ पे एक स्कोर अलॉट कर देंगे बिटवीन 1 to 10, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे कस्टमर का पर्सपेक्टिव क्या है. ठीक है. तो भाई बैलेंस शीट आपके पास है, PNL आपके पास है, रेशियोज के लिए गाइडेंस आपको मिली हुई है, बैलेंस स्कोर कार्ड आपके पास है. अगेन आई एम गिविंग यू कितनी देर दूं उसको अटेम्प्ट करने के लिए. अब इसमें रेशियोज निकालने हैं तो शायद 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगेगा. 15 मिनट काफी होंगे. 15 मिनट्स. 4:30 पे मैं ब्रेक दे दूंगा. असर भी पढ़ लेना, और इस सवाल के बाद तकरीबन हमें आधा पौना घंटा सवाल करने में लगेगा. आधा घंटा लगेगा सवाल के बाद, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा. कितनी देर में कर लोगे सॉल्व? हाँ, 10 से 15 मिनट में कर लोगे. ठीक है, चलो मैं 10-15 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. इसके रेशियोज निकालो, इवैल्यूएट करो, टेस्ट करो अपने आप को. फिर मैं इंशाल्लाह इसकी ड्राफ्टिंग भी पूरी करवाऊंगा और रेशियो सॉल्व भी करवाऊंगा. इस सवाल के बाद फिर मैं ब्रेक दे दूंगा. ब्रेक के बाद हम एथिक्स स्टार्ट कर लेंगे. सही है. चलें जी, अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो ये जो नंबर्स हमारे पास हैं इनको हम प्लॉट करके वेरिएशन निकाल लेते हैं. सो वी हैव गॉट रेवेन्यू,
वी हैव गॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास जीपी है, सेलिंग एंड एडमिन है, SGN है, सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, then we have interest expense, PBT, tax and PAT। ठीक है, एक नंबर है मेरे पास 2020 का, 2021 का और एक है 2020 का। ठीक है, रेवेन्यू आपके पास है 178,712, 175,207, then we have got 86643, 85478। यहाँ पे हमारा जीपी कैलकुलेट हो जाएगा, SGN 37373 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 37,200। अब आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस which is 4,800 and 4,800। Then we have tax 14470 and 13841। हम यहाँ पे सिंपल ग्रोथ कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रेवेन्यू की ग्रोथ है हमारी, ये कॉस्ट की ग्रोथ है, जीपी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। Likewise, these are SG&A, this is interest expense, टैक्स और फिर रिजल्टिंगली हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास ये हमारे ग्रोथ के नंबर्स आ गए। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत ही कम है, हमारे पास और क्या निकल सकता है सर? जीपी मार्जिन निकल सकता है, जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साल का जीपी मार्जिन हमारा कितना है? ऑलमोस्ट 51.5%, 52%, और लास्ट टाइम 51.2 था। स्लाइट इंप्रूवमेंट है जीपी मार्जिन में। नेट प्रॉफिट मार्जिन %19, लास्ट टाइम 19.34। इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा कितना है? उसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आया। This was 29% last time and 29% this time, both। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। SG&A में बहुत ही स्लाइट इंक्रीज है 0.47 का, ठीक हो गया जी। और PNL से रिलेटेड रेशियोज जो इसिल फार्मा के यहाँ पे निकले हुए हैं, कोई और निकल सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, बाकी बैलेंस शीट के रेशियोज हैं, ग्रोथ इन रेवेन्यू निकाल लिया वर्सेस लास्ट ईयर। इंटरेस्ट कवर हमारे पास यहाँ पे निकला हुआ है क्या? इंटरेस्ट कवर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको मैं डिवाइड कर दूं मेरी फाइनेंस कॉस्ट से। ठीक है, तो तकरीबन 11 का इंटरेस्ट कवर मेरा पिछली बार भी था, तकरीबन 11 का अभी भी है। मोर और लेस दोनों जगह पे इंटरेस्ट कवर मेरा राउंड ऑफ में सेम ही है। ठीक है,
और कोई चीज जो यहाँ पे ग्रोथ, ये बैलेंस शीट पे निकाल लेते हैं, जीपी हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, गियरिंग निकाल लेते हैं, शेयर होल्डर रिटर्न भी निकाल लेते हैं, ठीक है सही है। अब आ जाओ बैलेंस शीट पर। सर बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सर बैलेंस शीट में अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड देखने जाएं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे, विच इज बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स आर 40,000 दोनों जगह पे, और इधर आ जाएंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? 118,763। दिस इज बेसिकली आर इक्विटी, ये हमारी इक्विटी है, और यहाँ पर है 101,050, ठीक है। मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन में बाजार कोई कमी नहीं आई है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया इन दोनों का सम। इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं, सही है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया है? सर ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया इन दोनों जगह पे, ठीक है। तो मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपल, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। तकरीबन 34% का, 34.5% का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे। पिछली बार ये 37.2 था, ठीक है। पिछली बार तकरीबन ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.2 था। इस दफा हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ठीक हो गया जी। एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था। सर गियरिंग कैलकुलेट कर लें आप। गियरिंग हम करते हैं डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो ये हमारा डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। सो गियरिंग परसेंटेज इज 25% ओवर हियर, एंड यहाँ पर 28%, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइटली गियरिंग में कमी आई है, बहुत ज्यादा नहीं आया। शेयर होल्डर रिटर्न निकाल लेते हैं। सर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोनों सालों में। और हमारे नेट एसेट्स कितने थे? ये हमारे दोनों सालों के नेट एसेट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमने ये शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। ये हमारा शेयर होल्डर का रिटर्न बन जाएगा। तकरीबन यहाँ पे हमने 30% और यहाँ पे हमने 34% हमारे शेयर होल्डर को बेसिकली यहाँ पे जो है वो कमा के दिया था, ठीक है। और कोई रेशो इधर कंपैरिजन में है जो हम मिस कर रहे हैं? नहीं सर, ये सारे निकल आए, ठीक हो गया। न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को हम नॉन फाइनेंशियल में कंपेयर करेंगे। और क्या क्या रेशोज यहाँ पे जो है वो हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इन्वेंट्री की ग्रोथ देखो, बहुत मैसिव ग्रोथ इन्वेंट्री के अंदर नजर आ रही है। किसी का कैमरा खुल गया है? इन्वेंट्री की ग्रोथ देखें आप यहाँ पे। इन्वेंट्री मेरे पास कितनी थी लास्ट टाइम? अच्छा, ये मैंने इन्वेंट्री कैसे पिक किया? मैंने सिर्फ नंबर व्यू किया। इंटेंजिबल्स में कोई मुझे बड़ा फर्क नहीं नजर आया, पीपी में बड़ा फर्क नहीं नजर आया, इन्वेंट्री में बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। 14 से डायरेक्ट 21 चली गई है। अब ये इन्वेंट्री आपकी थी 21,661। देखो ये नंबर देखने का सारा गेम है। नंबर्स देखोगे तो मैं चीजें समझ में आएंगी कि यार कहाँ पे फर्क आ सकता है। 21,661 इन्वेंट्री यहाँ पर आ गया, 14,246 इन्वेंट्री आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सर अच्छी खासी मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज कर गई है यहाँ पे। अगर मैं मेरी ग्रोथ की परसेंटेज देखूं, अच्छी खासी इंक्रीज कर गई है। हालांकि रेवेन्यू सिर्फ 2% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इन्वेंट्री मेरी 52% इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या, मेरी इन्वेंट्री पाइलअप होने जा रही है। सर अगर इन्वेंट्री देखी है तो फिर फौरी फौरी कॉस्ट ऑफ सेल लगा के इन्वेंट्री डेज भी निकाल लें, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। ये रहा सर, ये नंबर लिंक हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाथ के हाथ इन्वेंट्री डेज निकाल लेता हूँ। जब इन्वेंट्री बढ़ी है तो इन्वेंट्री डेज भी बढ़ी गए होंगे। इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। 91 डेज मेरी इन्वेंट्री पाइल अप होती है। पिछले साल कितनी होती थी?
61, यानी मैं बेच नहीं पा रहा हूं अपने सामान को। देखो ये स्टोरी टेलिंग हो रही है, रेशियो मुझे बता रहा है कहाँ गड़बड़ है, किधर इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कहाँ मसले मसाइल क्रिएट हुए हैं। अच्छा, जब अगर इन्वेंट्री पे इफेक्ट आया है तो फिर एक और जगह पे भी इम्पैक्ट आया होगा, मेरे क्विक रेशियो के ऊपर, मेरे क्विक रेशियो करंट रेशियो पे भी इम्पैक्ट आया होगा। बिल्कुल सर, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ करंट एसेट्स, यहाँ ले लेता हूँ करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, रिसीवेबल की क्या सूरत हाल है? रिसीवेबल में बहुत मैसिव फर्क नहीं है, कैश भी अच्छा बिल्डअप हो गया, रिसीवेबल में इतना बड़ा कोई फर्क नहीं आया। रेवेन्यू में 2% का इंक्रीज है, रिसीवेबल में भी करीब करीब आधे 1% का इंक्रीज नजर आ रहा है, ज्यादा इंक्रीज नहीं है। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। सर यहाँ है 61,602 पे मेरे करंट एसेट्स, और यहाँ है 45,792 पे मेरे करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारी? सर 23,702, और यहाँ पर है 22,892। ठीक है, तो मैं जरा इनका इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ करंट रेशो, ताकि कंपनी की लिक्विडिटी के हालात भी जरा हमें समझ आ जाए। 2.6 का करंट रेशो है, लास्ट टाइम 2 था। चलो करंट रेशो बेहतर हुआ है, यानी अगर इन्वेंट्री कहीं ना कहीं पाइलअप हुई है तो आपने ट्रेड पेबल्स को, अच्छा नहीं, एसेट बेस आपकी रिलेटिवली यहाँ पे इंक्रीज हुई है कैश की वजह से, कैश की वजह से हुई है। ठीक है, सही हो गया, करंट रेशो आ गया। और यहाँ पे हम क्विक रेशो भी निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ले लो, सॉरी माइनस इन्वेंट्री ले लो, और यहाँ पे आप करंट लाइबिलिटीज ले लें, तो आपका यहाँ पे क्विक रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। ये बन जाएगा क्विक रेशो। मैंने क्या किया, सिंपल करंट एसेट्स में से मैंने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, और करंट लाइबिलिटीज को मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये कैश की वजह से इंप्रूव हुआ है क्विक रेशो। मेरी कैश पोजीशन रिलेटिवली यहाँ पे बेहतर आई है, यानी रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो मैंने कैश टर्म्स में अचीव कर ली है। नेट एसेट्स कहाँ से पिक किए हैं? ये देखो, ये रहे, ये आ रहे बड़ी इक्विटी के नीचे, सही पिक किया है ना, यहीं से पिक करेंगे ना। ठीक है, करंट रेशो क्विक रेशो निकाल सकता हूँ, और क्या हो सकता है, गेयरिंग भी कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट कवर भी कैलकुलेट कर लिया हमने 11 टाइम्स का। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है इन्होंने हमें? हाँ सर, ये दी हुई है डिविडेंड पर शेयर, शेयर प्राइस, ये चीजें दी हुई है हमें इन्होंने यहाँ पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सर हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? हम डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं, शेयर प्राइस ये रहा, शेयर प्राइस हमारे पास है, हम डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं। डिविडेंड पर शेयर ये आ रहा है, शेयर प्राइस आ रही है। ठीक है, डिविडेंड देखो कितना है हमारा, 177.13। लास्ट टाइम कितना था? लास्ट टाइम था 169.44। तो पहले तो सर आप ग्रोथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड ने कितना ग्रो किया है? 8 रुपए से तकरीबन डिविडेंड ने ग्रो किया है, विच इज 4.54, 7.69, 4.5% से डिविडेंड ग्रो हुआ है। शेयर प्राइस कितने से ग्रो हुई है? 4723, और यहाँ पे था 4548, तो शेयर प्राइस भी ग्रो हुई है सर, तकरीबन 4% से शेयर प्राइस ने ग्रो किया है। ठीक है, अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया हुआ इन्होंने हमें यहाँ पे, सही है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डिविडेंड यील्ड। मेरे शेयर प्राइस ने कितना गील किया मुझे यहाँ पर? सर वो तकरीबन यील्ड आ रही है आपकी 3.75। ठीक है, जितनी तकरीबन तुम्हें यील्ड नजर आ रही है उतना ही शेयर प्राइस ने यहाँ पे बेसिकली ग्रो भी किया है। ठीक है, और कोई रेशियो ऐसा जो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सर हमारा टोटल शेयर होल्डर रिटर्न कितना निकल आया? ये बन जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, और यहां हम निकाल लेते हैं शेयर होल्डर रिटर्न। सर शेयर होल्डर रिटर्न पे मेरा यहाँ पे कितना बन गया? सिंपल, आप एक काम करें, आप दोनों चीजों को यहाँ पे क्लब कर दें, आपकी कैपिटल की ग्रोथ कितनी हुई है और आपको डिविडेंड यील्ड कितनी मिली है। ठीक है, जितनी डिविडेंड यील्ड मिली है, जितनी कैपिटल की ग्रोथ हुई है, दोनों बेसिकली आपका यहाँ पे आपका जो है वो रिटर्न बन जाएगा। तो सर शेयर होल्डर रिटर्न अगर मैं देखता हूँ, मेरी डिविडेंड की यील्ड कितनी है? सर डिविडेंड की यील्ड है आपके पास यहाँ पर 3.75। ठीक है, लास्ट ईयर की 3.73 है, और आपकी शेयर प्राइस कैपिटल ग्रोथ कितनी हुई है? सर कैपिटल ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पे 3.85 हुई है, पिछले साल की कैपिटल ग्रोथ नहीं है मेरे पास,
तो इन दोनों को क्लब कर लो, तुम्हारा ये शेयर होल्डर रिटर्न बन जाएगा। ये शेयर होल्डर को पैसा मिला है, कुछ डिविडेंड के केस में और कुछ इसके केस में। रिजवान, ये क्या लिखा है तुमने, एनपीए डिवाइड बाय टोटल मार्केट? ये तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल आया है ना कि भाई शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी लगी हुई, तो इस पे कितना रिटर्न बन रहा है। ये बुक वैल्यू बेसिस पे है, दिस इज ऑन बुक वैल्यू बेसिस। ये तुम्हारा मार्केट वैल्यू बेसिस पे है कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न बन रहा है और डिविडेंड कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिविडेंड आपका बढ़ गया और ये आपकी कैपिटल ग्रोथ आ गई, दोनों मिला के आपका शेयर होल्डर का यहाँ पे टेक्निकली रिटर्न मिल गया। आपने 7 रुपए उसको जेब में दे दिए और 175 रुपए उसकी शेयर प्राइस पर बढ़ गए, टोटल उसको इतना अमाउंट मिल गया। ठीक है, 7 रुपए उसको डिविडेंड मिल गया, 175 रुपए उसकी शेयर प्राइस बढ़ गई। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 4548 थी। ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो। भाई ये मुझे डिविडेंड मिल गया और ये मेरे शेयर की प्राइस बढ़ गई 175 रुपए, इसको डिवाइड कर लो आप किससे, आपकी इन्वेस्टमेंट से। साल के शुरू में आपका शेयर प्राइस इतना था, तो कुल मिला के आपकी परसेंटेज कितनी हो गई, 4.02% यहाँ पे, इस तरह से टोटलिटी टर्म्स में। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली सारे रेशियोज और नंबर्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। सही, अब हम यहाँ पे अपनी कमेंट्री को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सर हमें 16 नंबर के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों को इवैल्यूएट करना है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे क्या दिए हुए? सर एक हमें बताया हुआ नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च इन रिसेंट ईयर कितना था और एम्प्लॉय एंगेजमेंट 50% कितना था, ये दो चीजें यहाँ पे थी। अच्छा, ये शेयर होल्डर रिटर्न को ना थोड़ा सा इधर करेक्ट कर लेना। ये जो डिविडेंड यील्ड हमने 3.75 की है ना, डिविडेंड के लिहाज से है। आप सिंपल इस तरह से करें, मुझे अभी ये कैलकुलेट करते हुए रियलाइज हुआ, सर मुझे डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड इन रुपी टर्म्स, और मेरी शेयर प्राइस की ग्रोथ कितनी हुई है। सर शेयर प्राइस की ग्रोथ हुई है, इस तरीके से नहीं, ऐसे कैलकुलेट होगा, 175 रुपए। ठीक है, टोटल एप्रिसिएशन मुझे कितनी मिली, ये मिली सर 182 रुपए, ये टोटल आपको मिल गई। ठीक है, टोटल 182 रुपए आपके बढ़ गए। ओपनिंग शेयर प्राइस कितनी थी या ओपनिंग शेयर कैपिटल आपका कितना था? तो सर ओपनिंग शेयर प्राइस थी मेरी 4548। ठीक है, ओपनिंग शेयर प्राइस। तो अब मेरा यहाँ पे शेयर होल्डर रिटर्न निकल आएगा, तो उसको ऐड नहीं करेंगे पर से, इस तरह से आप डिवाइड कर दें, 182 डिवाइड बाय 4548, तो आपको तकरीबन यहाँ पे 4% का रिटर्न मिला है। 4,500 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 4,500 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 7 रुपए का, तकरीबन 7.5 रुपए का डिविडेंड मिल गया, 175 की शेयर प्राइस ग्रोथ, 182 रुपए टोटल हो गए, 4548 आपकी ओपनिंग प्राइस थी, 4% का यहाँ पर आपका रिटर्न बन गया। तो इसको छोटा सा रेक्टिफाई कर लेना अपने पास। सही, ऑल राइट। अब हमने सारे नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब दो चीजें हम कंपेयर कर लेते हैं। हमने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं यहाँ पे नए? सर हमने यहाँ पे नए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किए हैं 2। ठीक है, ये मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया यहाँ पे 2। जबकि दुबई वाली कंपनी ने कितने किए थे, जो हमारा कंपैरिजन है, सर उन्होंने किए थे नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स 10। उनका एम्प्लॉय एंगेजमेंट कितना है, 65%। हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट कितना है, 50%। 50% है। तो हमने ये सारी इवैल्यूएशन कर ली, सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। तकरीबन समझ लो 16 में से 7 से 8 नंबर हमारी कैलकुलेशन के थे, हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट हमारा नंबर सही कैलकुलेट हो गया। सही है, अब हमें लिखना है कि हमारी इवैल्यूएशन क्या है, कहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पे नहीं परफॉर्म किया। हाँ जी, कोई अपना आंसर कंट्रीब्यूट करना चाहेगा यहाँ पे, एनीवन? कहाँ कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ नहीं परफॉर्म किया? क्या इवैल्यूएशन आप लोगों की? रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू की क्या इवैल्यूएशन है आप लोगों की? एनीवन? सर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं, मेरा जो रेवेन्यू वाला एरिया है, रेवेन्यू में मेरी ग्रोथ आई है 2% की। रेवेन्यू हैज grown by 2%, whereas St Pharma has grown by कितना परसेंट आया है उनका? इंडस्ट्री से ग्रोथ कम है सर,
यहाँ पर ग्रोथ आई है तकरीबन आपके पास 6% की, और इनके पास रिलेटिवली ग्रोथ आई है कम। लेस देन दी इंडस्ट्री। इससे कंक्लूड क्या करते हो? ग्रोथ तो कम आ गई है, लेकिन कोई कंक्लूजन है जहन में क्या हुआ होगा? थोड़ा सा अगर तुम और नोटिस करो तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स खासी कंट्रोल में है, बहुत कंट्रोल्ड है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक्सपेंसेस भी मेरे इतने नहीं बढ़े। तो क्या ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा कॉस्ट को कंट्रोल करने के चक्कर में नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च ही नहीं कर रहे? ये देखो, नए प्रोडक्ट्स मेरे सिर्फ 2 हैं। अगर मैंने नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च की होती और नए प्रोडक्ट्स बेचे होते तो शायद मैं रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा अचीव कर सकता था। यहां से देख के लग रहा है कि डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई कंपनी अपनी मार्केटिंग की साइड पे और इन चीजों पे शायद फोकस नहीं कर रही, इंसेंटिव्स पे फोकस नहीं कर रही। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स में रिसर्च नहीं कर रही। तो यहां से आपके पास 2 चीजें निकल के आ सकती हैं। एक आपने रेवेन्यू का लिखा, फिर आपने लिखा जीपी इज फेयरली स्टेबल and all costs are in control. But seems like directors have cut R&D expenditure and company is not coming up with new products. Only 2 introduced as compared to 10 with ये वाली फार्मा, क्या नाम था इसका? एसिल फार्मा। एसिल फार्मा के कंपैरिजन में आपने सिर्फ 2 चीजें यहाँ पर जो है वो 2 प्रोडक्ट्स आपने लाए, वो लोग 10 प्रोडक्ट्स तकरीबन नए लेके आए। मुझे बताओ क्या ये कंपनी के कॉर्पोरेट मिशन में या कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है? यहाँ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ था सवाल में? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव लिखा था सर डिवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ये डिवर्स पोर्टफोलियो से अलाइंड नजर आ रहा है? भाई कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल में है, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी को रेवेन्यू बेचने में कोई बहुत ज्यादा मसला आया है, ये चीजें बेचने में बहुत ज्यादा मसला आया है कि इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। कॉस्ट कंट्रोल में मतलब पूरा इन्होंने कंट्रोल तरीके से काम किया है, सारी चीजें सही तरीके से हुई हैं। तो इनके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड नहीं है, not aligned with the corporate objective of diverse portfolios। अब देखो ये इतना खूबसूरत पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट आप एग्जाम में लिखेंगे, एग्जामिनर आपको रच के मार्क्स देगा, बोलेगा यार ठीक है यार 2 नंबर बनते हैं इस पॉइंट के, 2 नंबर दे दो। बात सही है कि कॉस्ट कंट्रोल हो रही है, नंबर वो देखेगा इसने मेहनत की है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को लिंक किया, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को वहां पे कंपेयर किया, रेवेन्यू की ग्रोथ को कंपेयर किया, कॉस्ट को देखा, कॉर्पोरेट मिशन की बात की। 4 बड़ी बड़ी बातें आपने से एक पॉइंट में की है, तो एग्जामिनर आपको देगा फिर इसके लिए 2 नंबर। तो मैंने ये किससे कंक्लूड किया? नंबर से ही कंक्लूड किया है, जो चीजें नंबर्स में नजर आ रही हैं उसी से कंक्लूड किया है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवाल की, आप ऐसे कंक्लूजन बनाना शुरू कर देंगे, आप ऐसे पॉइंटर्स बनाना शुरू कर देंगे, आपको ऐसी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बात सारी प्रैक्टिस की है, सारी चीज प्रैक्टिस की है। क्योंकि देखो ना, कंपनी का सेलिंग एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा, सेलिंग एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ज्यादा मार्केटिंग इनिशिएटिव लेने नहीं पड़ रहे। मार्केटिंग इनिशिएटिव नहीं लेने पड़ रहे मतलब आप चीजें आराम से बेच पा रहे हो, तो फिर ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप ग्रो करो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नए लेके आओ, नई चीजें इस तरीके से लेकर आओ। तो एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आइडेंटिफाई होता है कि भाई कंपनी कॉस्ट कंट्रोल के चक्कर में शायद इनोवेशन का गला घोंट चुकी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इनका कोई बहुत ज्यादा फोकस लग ही नहीं रहा, ये नए प्रोडक्ट्स के ऊपर जा ही नहीं पा रहे अपनी इस कॉस्ट कंट्रोल के चक्कर में। क्यों? डायरेक्टर्स का माइंडसेट शायद क्या हो चुका है सर? डायरेक्टर्स का माइंडसेट यहाँ पे हो चुका है कॉस्ट कंट्रोल का, कॉस्ट कंट्रोल का माइंडसेट हो चुका है। एक्सेस कैश ऑल्सो डिनोट दिस। हाँ, कैश भी आप, एक्सेलेंट पॉइंट यार, ये भी लिख देते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट that company has
एक्सेस कैश। अब देखो पूरी पीएनएल की स्टोरी बता दी आपने। इसमें आपके पास रेवेन्यू भी कवर हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो गया, जीपी भी हो गया, एसजीएनए भी हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो गया। भाई कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है, लेकिन एट द सेम टाइम सूरत हाल वैसी जो है वो नहीं नजर आ रही। सूरत हाल उस तरह की ग्रोथ के टर्म्स में नहीं नजर आ रही। बैक वाला एलिमेंट भी है कि एक्सेस कैश अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो डिविडेंड के तौर पर बांट देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो मिनहाल। डिविडेंड के तौर पर बांटने से पहले आप अपनी बोरोइंग क्लियर करो ना भाई। बोरोइंग में रत्ती बराबर चेंज नहीं है, ये देखो 40,000 का 40,000 पड़ा हुआ है। एक्सेस कैश के बावजूद ना लोन्स में कमी आ रही है ना फाइनेंस कॉस्ट में। ये अगला पॉइंट था जो मैं यहाँ लिखने वाला था। कंपनी is not paying off the loans despite heavy amount of cash is available। और आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी नॉट डिक्रीजिंग। फाइनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे आपकी डिक्रीज नहीं हो रही है। ना फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ना कंपनी अपने लोन्स को और बोरिंग्स को पे कर पा रही है। कोई भी इस तरीके से जो है आपके पास सिनेरियो नहीं बन रहा। ठीक है, फिर आप अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए बैलेंस शीट की तरफ, जीपी मार्जिन पर हम बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इधर कंप्यूटर का 45 है, इनका जीपी मार्जिन बेहतर है। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपेरेटर का 19 है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड जीपी मार्जिन बोथ आर बेटर एज कंपेयर टू दी एसिल फार्मा। इससे क्या समझ आता है? कोई चीज आइडेंटिफाई होती है, इतना अच्छा जीपी ये कमा रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो मीट नहीं होता? मार्केट 19% कमा रही है और ये कमा रहे हैं कितना यहाँ पर, 30 31%। इनके मिशन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि इन्हें कैसी दवाइयां देनी है? अफोर्डेबल प्राइसेस। एग्जैक्टली। कंपनी माइट बी, ये एक और पॉइंट हो गया आपका, चार्जिंग हायर सेलिंग प्राइसेस नॉट इन लाइन विद द मिशन। मिशन में आप क्या कह रहे थे? अफोर्डेबल प्राइसिंग होनी चाहिए। अफोर्डेबल प्राइसिंग तो नजर नहीं आ रही। मार्केट तो 19% प्रॉफिट कमा पा रही है, या जीपी के टर्म्स में अगर देखो तो जो है वो तकरीबन 45% का जीपी है। आपका जीपी यहाँ पे 51% का है। तो आपके पास रूम है शायद सेलिंग प्राइस कम करने का, लेकिन आप वो कम नहीं कर रहे हैं। तो वो कम ना करना अपने आप में इस चीज की दलील है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रहे, जैसे आपने बात की थी। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है ये। और आप एक और चीज यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो बहुत ज्यादा है आपका यहाँ पे, 34 37। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना था? 17। ठीक है, लास्ट ईयर से रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कम हो गया है। ये पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ROCE हैज डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी जो एसेट्स की इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव यूज है, उसमें शायद थोड़ी सी कमी आ गई है कहीं पर, कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिर गया है। पहले आप 100 रुपए पे 37 रुपए कमाते थे, अब आप 100 रुपए के एसेट पे 34 रुपए कमाते हो, 34 रुपीज कमाते हो। यानी 2-2.5% का रिटर्न तकरीबन यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स का कम हो गया है। ठीक है, ये भी एक देखने वाली चीज है। गेयरिंग परसेंटेज हमारी 25 है और हमारे कंपेटिटर की गेयरिंग 13 है। तो हमारी गेयरिंग भी हाई है, लेकिन हमने गेयरिंग वाली बात पर लिख दिया है कि भाई कंपनी को अपनी लोन को रिड्यूस करना चाहिए, इतना कैश रिच कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो गेयरिंग हाई वर्सेस एसिल फार्मा। एसिल फार्मा के कंपैरिजन में आपकी गेयरिंग भी यहाँ पे काफी हाई नजर आ रही है। पर्टिकुलरली एक मसले वाली बात है, नहीं होना चाहिए इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे लिखो इन्वेंट्री पाइलिंग अप, इन्वेंट्री डेज इंक्रीजिंग।
इन्वेंट्री डेज इंक्रीजिंग, ये भी हमारी इवैल्यूएशन हो गई, ये भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या कैलकुलेट किया, क्विक रेशो करंट रेशो तो बहरहाल बेहतर हो रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियली मैनेज्ड है। जैसे लोन की पेमेंट होगी, क्विक रेशो करंट रेशो कम हो जाएगा। शेयर होल्डर रिटर्न की अगर बात करें तो 4% का रिटर्न मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे मिला है 5% का। तो शेयर होल्डर रिटर्न फेयरली इन लाइन विद एसिल फार्मा। एसिल फार्मा 5% है, ठीक है। सो इट मे इंप्रूव एज द कंपनी पे बैक द लोन। मे इंप्रूव विद द पेमेंट ऑफ डेट। तो सर 7-8 पॉइंट्स हमारे हो गए। क्या पहला पॉइंट हुआ, रेवेन्यू की ग्रोथ आपकी कंपेरेटर की ग्रोथ से कम है, पहला पॉइंट। कॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से आपने मैनेज की है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, कॉस्ट मैनेज करने के चक्कर में आप R&D पर ध्यान नहीं दे रहे, नए प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आ रहे, इससे ऐसा लग रहा है कि आप प्रोडक्ट वाइज पीछे जा रहे हैं, आप रेवेन्यू में ग्रो नहीं कर पाएंगे। चौथा, एक्सेस कैश होने के बावजूद आप डेट की पेमेंट नहीं कर रहे और अपनी फाइनेंस कॉस्ट को कम नहीं कर रहे। पांचवा, कंपेरेटर के परस्पेक्टिव से आपकी गेयरिंग परसेंटेज ज्यादा है, और करंट रेशो बेशक आपका बेहतर नजर आ रहा है, बट यू शुड कंसिडर पेइंग योर डेट्स ऑफ, इससे आपका करंट रेशो नीचे आ जाएगा। छठा, आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, आपकी इन्वेंट्री के डेज रिलेटिवली यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सातवां, शेयर होल्डर रिटर्न फिर भी थोड़ा सा कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिर भी थोड़ा सा कम है, वो आपने इतना बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं किया है। 5% वहां पे डिलीवर हो रहा है। जब मार्केट में कंपटीशन ये काम कर रहा है या दूसरे सिमिलर एंटिटीज ये काम कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये आपके पास एक अगला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इंप्लॉय एंगेजमेंट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों यहाँ पे डिस्कस हो गया। इंप्लॉय एंगेजमेंट एसिल की 65 है, राना की 50% है, और एसिल फार्मा की 65 है। मुझ जैसा होता तो यहाँ पे लिख देता भाई वो दुबई में रहने वाले लोग हैं, दुबई बेस्ड कंपनी है। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री माइट बी लोअर देन कॉस्ट, ये कैसे पता, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन वो एक अकाउंटिंग और ऑडिट वाली बात हो जाएगी। थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, एनआरवी कम है, ठीक है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, इन्वेंट्री बेचने में मुश्किलात आ रही हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो कंपनी शुड कंसिडर रिवाइजिंग देयर बेनिफिट्स। कंपनी माइट बी फोकसिंग अ लॉट on the cost and may not be incentivizing as per the market। देखो ना, एडमिन एक्सपेंस में इंक्रीज ही नहीं है भाई, तो क्या कर रहे हैं आप, ना इंक्रीमेंट दे रहे हैं शायद, ना बोनस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका कॉस्ट कटिंग पे। तो कंपनी माइट लूज देयर ह्यूमन कैपिटल इन द अपकमिंग डेज, might face employee turnover and lose the human capital, precious experienced human capital in the coming years। थोड़ा नए प्रोडक्ट आते हैं, एम्प्लॉइज का दिल लगा रहता है, ठीक है यार, नई चीजें आई हैं, नई चीज पिच करनी है, नई बात जाके करनी है, कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं, लर्निंग, इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, ये चीजें हो रही हैं, तो उस फ्रंट पे इतना खास इनका जो है वो एंगल नहीं है। तो तकरीबन आपके ये 8 से 9 पॉइंट यहाँ पे टोटलिटी में कवर हो गए, ठीक है। अब देखो, ये कुछ भी नहीं किया है हमने, सिर्फ नंबर्स जो हमारे सामने थे, डेटा हमारे सामने था, हमने उससे एनालाइज किया। अब मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स ने सवाल ज्यादा नहीं किए हुए होते, एक दो सवाल करके उन्हें लगता है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए, वो नंबर्स का रिलेशनशिप ऐसा ड्रॉ करेंगे जैसा और कोई नहीं कर रहा। तो इस तरह का नहीं जो है वो मामला है, आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, लिखनी है, चीजें समझनी है, तो फिर काफी हद तक ये आपको क्लियर हो जाएंगी, सही है। फिर हमारे पास अगला सेगमेंट क्या है, अगला सेगमेंट है हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड का। हाँ जी, बैलेंस स्कोर कार्ड वाली चीज पे किसी ने कुछ लिखा है, एनीवन? कोई अपना आंसर यहाँ पे शेयर करना चाहेगा? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से शुरू कर लेते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या दिया है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा है सर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, और हम टोटल शेयर होल्डर रिटर्न देखेंगे, तीन चीजें देखेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये एक अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को देना चाहते थे ऑन इन्वेस्टमेंट टू आवर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देना चाहते थे।
तो क्या इनका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यहाँ पे पूरा हो गया है? कोई इंप्रूवमेंट आपके जहन में आती है? हाँ जी, एनीवन? सर एक तो चीज यहाँ पे ये समझ में आती है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में कंपनी को इधर अपनी गियरिंग को भी कंसिडर करना चाहिए। गियरिंग को भी कंसिडर करना, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का ताल्लुक तो कॉस्ट वगैरह से है। दानिश कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का ताल्लुक देखो कॉस्टिंग वगैरह से, वहां पर आप ये देखते हैं कि आप कस्टमर को सस्ता प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इनको गियरिंग को भी कंसिडर करना चाहिए। शुड बी कंसिडर्ड एज वेल। अगर आप इसको रीपे कर दोगे तो रीपे करने से फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट कम होने से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ने से आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और फिर आप डिविडेंड देने की सूरत हाल में भी यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। ग्रोथ, रेवेन्यू की ग्रोथ कंसिडर की है तो बाकी चीजों की भी ग्रोथ यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ एज वेल, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। कस्टमर पर्सपेक्टिव में आ जाओ। कस्टमर के लिए आपने अपने मिशन में क्या कहा था? आपने अपने मिशन में कहा था भाई एसेंशियल मेडिसिन देनी है, पूरे पाकिस्तान में देनी है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे देनी है। क्या ये तीनों चीजें यहाँ इवेल्युएट हो रही हैं? एक है नेट प्रोमोटर स्कोर, वेरी गुड, नेट प्रोमोटर स्कोर बहुत अच्छी चीज है, इससे आपके कस्टमर का फीडबैक आपको पता चल जाएगा। अफोर्डेबल प्राइस बट प्राइसेस आर हाई, वो तो ठीक है, पास्ट में था। बैलेंस स्कोर कार्ड से कैसे पता चल सकता है? बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या ऐसा डाल सकते हो कि आपको पता चल जाएगा? सर हम यहाँ पे डाल सकते हैं जीपी मार्जिन एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स। जीपी मार्जिन देखो ना, यानी अगर आप सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर दो, इससे वो अफोर्डेबल बन जाएगा। तो सेलिंग, जब आप ये जीपी मार्जिन कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अफोर्डेबल चीज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और दूसरा, इसको कंपेयर करना चाहिए हमें कंज्यूमर की परचेसिंग पावर से। पावर से इन्फ्लेशन से, कि हमारे पास इन्फ्लेशन कितनी चल रही है और हमारी प्राइसिंग कितनी ज्यादा यहाँ पे जो है वो फॉल करती है। हम अपने प्राइस का एक कंपैरिजन बना सकते हैं विद द इन्फ्लेशन, कितना ज्यादा लोगों के लिए मुश्किलात हैं और हमने अपनी प्राइसेस क्या रखी हुई है। इसका सॉर्ट ऑफ एक इंडेक्स या इस तरह की कोई चीज जो है वो डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। फिर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है, टाइम टू गेन अप्रूवल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड बैचेस। हाँ जी, इंटरनल के ऊपर कोई कमेंट आपका, एनीवन? सबसे बेसिक चीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन यहाँ पे है ही नहीं। एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन, और क्या आ सकता है? वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉसेस, आपका साइकिल टाइम, ये चीजें आ सकती हैं, वेस्ट रिडक्शन वगैरह ये सब आ सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग डेज पर एम्प्लॉय, रेलेवेंस ऑफ द ट्रेनिंग भी यहाँ आना चाहिए। आपने ट्रेनिंग तो दे दी लेकिन एम्प्लॉय कितना उससे खुश है, एम्प्लॉय कितना उससे खुश है, एम्प्लॉय के लिए रेलिवेंट था या नहीं था, वो भी यहाँ पे आना चाहिए। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आप एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी डाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे डाला जा सकता है। इधर R&D आ जाएगा, R&D वर्सेस रेवेन्यू ग्रोथ, हम कितना R&D पर खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ये सारी चीजें बैलेंस यहाँ पे जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स तकरीबन आप ये बैलेंस स्कोर कार्ड में लिख सकते हैं, 10-12 पॉइंट्स तकरीबन यहाँ पे आप सारी ये इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से नंबर्स को इवैल्यूएट किया जाता है, इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। अब देखो जो केस आएगा आई कैप के एग्जाम में वो तो एक नया केस होगा, लेकिन आपको जो चीज हेल्प करेगी वो आपका सेंस ऑफ एनालिसिस हेल्प करेगा। जितने ज्यादा केसेस आपने एनालाइज किए हुए होंगे, जितनी ज्यादा सिचुएशंस आपने देखी होंगी, उतना आपको हेल्प होगा कि बेसिकली कितना जो है वो उसमें सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है।
लेतिशिया कहती हैं सर R&D लर्निंग में क्यों, इनोवेशन में आएगा ना, लर्निंग और इनोवेशन दोनों तो आ रहा है यहाँ पे, लर्निंग एंड ग्रोथ। R&D से नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नए प्रोडक्ट से ग्रोथ होगी, ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इसलिए यहाँ पे आप अपना R&D फैक्टर डालेंगे। भाई अगर मैं रिसर्च पे पैसा लगा रहा हूँ तो नया प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, मेरी ग्रोथ कितनी आ रही है, मेरा पैसा कितना लग रहा है, इसका इवैल्यूएट ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। सही है, ठीक हो गया। तो देखो एग्जाम में तो नया ही सिनेरियो आएगा, लेकिन जितना आपका सेंस होगा, बिजनेस सेंस होगा, नंबर से स्टोरी निकालने का, समझने का सेंस होगा, उतना आपको इजी ये क्वेश्चंस जो है वो लगेंगे। इन क्वेश्चंस में मीडियम कुछ नहीं है, या तो आपको आता होगा अच्छे से तो आप कहानियां लिख देंगे, या आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा होगा तो आप बोंगियां मार देंगे, दो में से एक चीज होगी। तो आपने जितने सवाल प्रैक्टिस किए होंगे उतनी आपको इसमें जो है वो हेल्प मिलेगी, इतना आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। कोशिश करें इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैंने आप लोगों के साथ कैप्लन की किट भी शेयर की है, कैप्लन की किट में भरे हुए हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी सुबह के टाइम, 1-1.5 बजे के टाइम पे। आप देखें कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके अंदर, वो किट सॉल्व करें, उसमें फैंसी परफॉर्मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये हैंडआउट में कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले थे, कल हमने 2 सवाल किए वहां पे देखा था, आज हमने ये सवाल किया यहाँ पे देखा था। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी आपकी यहाँ पर जो है वो फैंसी परफॉर्मेंस की मुकम्मल हो गई। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सही है।